पल का हमको बेसब्री से इंतज़ार था, जिनकी सोच में खुददारी की महक है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनके नीयत में सच्चाई का स्वाद है, या यूँ कहिए जिनका जीवन ही एक महकता हुआ गुलाब है। आदरणीय अखिल भारतीय सभापति श्री श्यामजी सोनी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया हमें मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ मैं विनती करता हूं आप सभी को कि हमारे सभापति श्री माननीय श्यामजी सोनी के इस गौरवशाली इस क्षेत्र को, इस क्षण को आप उसे कैद करें। धन्यवाद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र ट्रेड फेयर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित स्वागताध्यक्ष जी भाई दाड़ जी, जिस संस्था के बैनर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भाई श्री किशन जी बंसाली, जहां जिस जिला संस्था ने इसे मूर्त रूप दिया, जालना जिला सभा के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण जी सारडा, जिनके आशीर्वाद से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारे युवा संगठन के समय के साथी बुल्ढाना अर्बन बैंक के फाउंडर अध्यक्ष विजनरी राधेश्याम जी चांडक, मंच पर आसीन इस जिला से राजनीति में माहेश्वरी समाज का परचम फहराने वाले भाई सुरेश जी जेतलिया, महासभा में मेरे सहयोगी भाई अशोक जी बंग, सुरेंद्र जी मानदना, सुरेश जी केला, लोहिया जी और अन्य सभी साथी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा बहन अनुसुया जी, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष भाई हार्दिक जी, उपस्थित सम्मानीय सज्जनों, सन्नारियों, सचमुच आज का दिन माहेश्वरी समाज के लिए इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है, जब महाराष्ट्र प्रदेश के बैनर में जालना जिला ने एक ट्रेड फेयर यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। 4 साल पहले जोधपुर में हमने एक बहुत बड़ा अधिवेशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन आयोजित किया था, और मैं समझता हूँ तभी से हर माहेश्वरी के मन में समाज के प्रति चेतना में, सोच में बदलाव आया। पिछले 4 सालों में जहाँ भी मैं गया, हर जगह से एक रिक्वेस्ट ज़रूर आती थी हर कार्यक्रम में कि सभापति जी एक बार जोधपुर जैसा आयोजन ज़रूर करके दिखाएं। हम भी चाहते थे कि ऐसा बड़ा आयोजन कोई फिर से हो। बीच में कोरोना की आपदा के कारण ऐसा कुछ संभव नहीं था। बचे हुए कार्यकाल में एक कुछ न कुछ, अगर जोधपुर नहीं तो मिनी जोधपुर जैसा आयोजन ज़रूर होना चाहिए। और हमारा मन था कि महासभा में सबसे बड़ी प्रदेश सभा अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र प्रदेश सभा है, उसी के नेतृत्व में ये आयोजन होना चाहिए। पहले लातूर वालों से बात चली, वो ऐसा सम्मेलन लेने के लिए तैयार थे। फिर बंसाली जी ये आइडिया लाए कि अगर जालना में करते हैं तो इंडस्ट्रियल फेयर के साथ में भी ये आयोजन हो सकता है। जालना का हमारा समाज संगठित है, बरसों से जालना की अपनी ख्याति है। इस देश में भी जालना की सीड कैपिटल के रूप में, और पिछले कुछ वर्षों में हमारे सारे स्टील के आइकॉन्स जालना से ही है। या कहूँ कि बीज इंडस्ट्री के बाद में स्टील इंडस्ट्री को भी बहुत जालना में बल मिला। ऐसे सारे उद्योगपति हमारे जालना में हैं। तो जालना जिला सभा का ये प्रस्ताव बंसाली जी के माध्यम से हमने स्वीकार किया और आज इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन हुआ। ऐसे आयोजन क्यों ज़रूरी है? मेरा मानना है कि समय समय पर यह आयोजन इसलिए ज़रूरी है कि बरसों से हमारा माहेश्वरी समाज, जिसकी गिनती देश में एक औद्योगिक समाज, एक व्यावसायिक समाज के रूप में होती है, मगर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर भी कुछ वक्ताओं ने इस बात की ओर इंगित किया कि पैकेजेस की तरफ ये समाज भागने लगा, और जो समाज
हजारों को रोजगार देता है, वो अगर खुद रोजगार की लाइन में लगे तो मैं समझता हूँ ये समाज के गौरव के लिए उचित नहीं है। मगर रातों रात अगर युवाओं को कह दिया जाए कि रोजगार के लिए नहीं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आइए, तो सीधा ये कहना हमारा वाक्य उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमें समय समय पर ऐसे ट्रेड फेयर जैसे ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करना चाहिए जहां अनेक सक्सेस स्टोरी हमारे युवाओं को देखने को मिले। ऐसे आयोजन में आज भी हमने यहाँ कुछ लोगों का सत्कार किया। जब युवा लोग जब उनकी सक्सेस स्टोरी देखते करते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। और अब जैसा महाराष्ट्र प्रदेश सभा ने निर्णय लिया है कि हर 2 वर्ष में ऐसे आयोजन महाराष्ट्र में होंगे, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में माहेश्वरी समाज का युवा पुनः एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जागृत होगा। कल रात को जब मैं यहाँ आया राधेश्याम जी, तो एक्सपो को विज़िट किया, मैंने खुद ने देखा कि कई यूनिक प्रोडक्ट इस एक्सपो में हमारे समाज भाइयों ने लगाए हैं। निश्चित रूप से उनकी इस आइडियाज़ को, इस एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे युवा भी आने वाले समय में अपने आप में डेवलप करेंगे। हमारे समाज के युवाओं में मैं समझता हूँ शिव पार्वती के आशीर्वाद से इस समाज ने जन्म लिया, तो हमारे जीन्स स्पेशल है। आवश्यक है बार बार समय समय पर उन्हें इस बात को याद दिलाने के लिए कि ये एक स्पेशल समाज है, ये विशिष्ट जीन्स लेके पैदा हुआ समाज है और उसको कुछ स्पेशल करना चाहिए। और ये हमारे बुज़ुर्गों ने भी करते आए हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी ने इस वर्ष देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75वां वर्ष मनाया हमने। आप देखेंगे कि आज़ादी के समय से सैकड़ों हमारे समाज के महारथियों ने आज़ादी के समय देश के इस आंदोलन को समर्थन दिया और फिर उद्योग और व्यापार के रूप में समर्थन दिया। हाईएस्ट पर कैपिटा अपनी जनसंख्या के आधार पर हम गिने तो हाईएस्ट टैक्स पेबल ये समाज है। और सेवा त्याग सदाचार जो हमारा महासभा का मूल मंत्र है, उसको हर व्यक्ति अपने स्वभाव में गुणों में रखता है और उसी हिसाब से समाज ने हर क्षेत्र में उन्नति की। ये आवश्यक है कि समय समय पर इस उन्नति को कंपैरेटिव देखना चाहिए अन्य समाजों के सामने। मैं मानता हूँ, मैं ये बात स्वीकार भी करता हूँ कि हो सकता है आर्थिक उन्नति में हम अन्य समाजों के कंपैरिजन में देश जब आज़ाद हुआ तब से अब कुछ पिछड़े होंगे, मगर कुछ बेसिक गुण जिसमें नैतिकता है, जिसमें अपने वचन पे कायम रहने की बात है, जिसका अभी राधेश्याम जी ने उल्लेख किया, इसमें ये समाज बहुत आगे बढ़ चढ़ कर विश्व भर में अपना स्थान कायम रखता है और हमको सबको इस बात का गर्व है। देश की सेवा के लिए भी, देश के किसी भी प्रकल्प के लिए भी जब भी ज़रूरत होती है तो माहेश्वरी समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कोरोना की इस आपदा में भी माहेश्वरी समाज ने जिस तरह का हिस्सा लिया वो अत्यंत उल्लेखनीय है। चाहे प्रधानमंत्री सहायता कोष में हो, माहेश्वरी समाज के उद्योगपतियों और भामाशाहों ने 1200 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रधानमंत्री कोष में जमा करके माहेश्वरी समाज को एक गौरव का स्थान दिलाया। समाज ऑर्गेनाइज्ड है। पिछले सालों में श्रृंखलाबद्ध संगठन की हमारी कड़ी जिस ढंग से बनी है तो ऊपर से कोई भी बात जाती है तो तुरंत नीचे तक पहुंचती है, नीचे की कोई समस्या है तो तुरंत ऊपर नेतृत्व तक पहुंचती है। कोरोना के उस पीरियड में भी जहां लोगों को इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं थे, हॉस्पिटलाइजेशन का काम सरल नहीं था, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऐसे समय भी माहेश्वरी समाज ने समाज बंधुओं के लिए ही नहीं पूरी मानवता की बढ़ चढ़ कर सेवा की और राजनेताओं के मन में, आध्यात्मिक नेताओं के मन में और ब्यूरोक्रेट्स के मन में माहेश्वरी समाज की एक अलग इमेज बनाई। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना काल में माहेश्वरी समाज ने मानवता की जिस तरह से सेवा की, इस समाज का देश के सारे समाजों में एक अलग स्थान बना है।
मुझे ध्यान आता है कि जब कोरोना की उस आपदा में हजारों की तादाद में लेबर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनको खाने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उनकी ट्रेन जिस किसी स्टेशन से निकलती थी तो वहाँ के डीआरएम ने चप्पलों की व्यवस्था करने के लिए, उन लेबर्स के टिफ़िन के लिए व्यवस्था करने के लिए अगर किसी संस्था को, किसी एनजीओ को याद किया तो राधेश्याम जी निश्चित रूप से वो माहेश्वरी समाज के युवा संस्था को और समाज को उन्होंने इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से कोरोना काल में माहेश्वरी समाज ने जो सेवा की, मेरा तो मानना है और सही ऑब्जर्वेशन भी है कि मानवता की सेवा करने के कारण कोरोना काल में जहां विश्व पूरी मद्दी में घिरा हुआ है, हमारे देश में तो इतनी मद्दी नहीं आई, मगर विश्व आज पूरी मद्दी में घिरा हुआ है। मगर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि माहेश्वरी समाज की मानवता की सेवा करने के कारण कोरोना के बाद में लक्ष्मी माता की अत्यंत कृपा हुई है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मानता हूँ। और उदाहरणतया समाज किस तरह से संगठित हुआ, समाज के लिए सेवा करने के लिए कैसा अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देना चाहिए, इसकी कहानी में एक हिस्ट्री अभी पिछले महीने ही लिखी गई, जब महासभा ने तय किया कि अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराने के लिए हमारे 2 युवा राम और शरद कोठारी का बलिदान हुआ, तो माहेश्वरियों की विश्व भर में सिर्फ बिजनेस के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में पहचान नहीं हो, मगर इनकी शौर्य की भी कोई गाथा है। माहेश्वरी समाज ने राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। ये गाथा लिखने का एक अवसर के रूप में अयोध्या में एक अपना शौर्य भवन बनाने का तय किया। मुझे विश्वास है इस सदन में हर किसी को ये जानकारी होगी कि 1 माह के अंदर जिस डिजिटल क्रांति को महासभा पिछले कई सालों से उपयोग में ला रही है, 1 माह के अंदर अयोध्या में शौर्य भवन बनाने के लिए व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से 160 करोड़ रुपए के कमिटमेंट आए। ये कोई मामूली बात नहीं है। राधेश्याम जी भी बुल्डाना अर्बन के माध्यम से अयोध्या में भवन बनाना चाहते थे। पिछले 2 साल से सतत मेरा अयोध्या भ्रमण हो रहा था। कई बार राधेश्याम जी से भी बात हुई, उन्होंने भी चाहा कि वहाँ के लिए कोई अच्छी ज़मीन अच्छे ब्रोकरों से संपर्क कराएं, मगर अयोध्या में जो कहानी है ज़मीन को खरीदने की, सुरेश जी, वो बहुत तकलीफ़दायक है। मगर इस सारी तकलीफ़ में भी हमने 1 महीने के अंदर, भामाशाहों का इतना बड़ा सहयोग था, तो 2.5 लाख फुट की रजिस्ट्री कराई है। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, हाईवे पे ये ज़मीन है। और शुरू से हमारी सोच थी कि ये ज़मीन हाईवे पे होनी चाहिए, क्योंकि विज़न आगे का रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिस बात पर राधेश्याम जी हमेशा इंसिस्ट करते हैं। आज का भी ट्रेड फेयर था, समाज का ट्रेड फेयर है, तो उसमें भी राधेश्याम जी ने आगे आने वाली पीढ़ी को कितने मार्ग से, सरलता से धन कमाया जा सकता है, इसके फार्मूले बताए। तो हमेशा भविष्य का विज़न सामने रखना चाहिए। तो इसीलिए हमारी भी सोच थी कि हाईवे पे अपना स्थान होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बनने वाला है। आने वाले समय में, कल भी मैं ये समृद्धि मार्ग से आया, नागपुर से 450 किलोमीटर आने में मुझे 4 घंटे लगे। देश में जिस तरह की क्रांति रोड की और इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारे सारे बंधु और टूरिस्ट, रोड अच्छे होंगे, अच्छी गाड़ियाँ होगी जो 100-120 की स्पीड में जिनका चलना पता ही नहीं लगता है, ऐसी गाड़ियाँ होगी। तो टूरिस्ट भी अपनी गाड़ी को लेकर, फैमिली को लेकर, पति पत्नी दोनों गाड़ी चलाने वाले होंगे। 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा पे भी वीकेंड पे ज़रूर निकलेंगे। तो हमने भी जगह का चयन इसलिए किया, ऐसी जगह पर किया कि वो हाईवे पे हो, 24 घंटा 365 दिन रात के समय में भी गूगल पे डालकर वो देख सके और अपने स्थान पर पहुंच सके। निश्चित रूप से अयोध्या प्रोजेक्ट के लिए समाज का जिस तरह से साथ मिला, उससे मन में ये विश्वास जगा है कि पिछले कुछ सालों से माहेश्वरी समाज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हुआ।
समाज ऑर्गेनाइज तो था, मगर इन सालों में हर समाज बंधु के मन में समाज में कुछ करने की भावना जगी है। जैसे जोधपुर अधिवेशन में महासभा ने संकल्प लिया कि आने वाले समय में हर माहेश्वरी बंधु के सर पर छत हो। ये काम मुश्किल नहीं है। सिर्फ 15% ऐसे परिवार हैं हमारे समाज में जिनके सर पर खुद छत नहीं है। क्या हम 85% मिलकर ऐसा काम नहीं कर सकते? हमने जोधपुर में ये संकल्प लिया और खुशी की बात है कि अनेक स्थानों पर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए। खुशी तो तब होती है जब छोटे छोटे गांव से किसी दिन सुबह या रात्रि में किसी समाज बंधु का फ़ोन आता है और वो कहता है कि सभापति जी, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मगर आपने जो समाज के लिए सपना देखा है, मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, एक छोटा सा प्लॉट है मेरे पास में जिसमें ज़्यादा तो नहीं 4-6 फ्लैट बन सकते हैं, मगर मैं समाज के लिए ये देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए, मन में भाव जगना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें हम इन सालों में सफल हुए कि अब हर माहेश्वरी को लगता है कि मेरा समाज एक अलग समाज है। शिव पार्वती के आशीर्वाद से, परमात्मा परमेश्वर के आशीर्वाद से ऐसे गौरवमयी समाज में मेरा जन्म हुआ है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आवश्यकता अब हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को, जो डिजिटल हमारे पास में डाटा बैंक तैयार हुआ है, आवश्यकता अब उस पर काम करने की ज़रूरत है कि उस डाटा बैंक से हम डाटा निकालें कि किस ज़िले में हमारे कितने परिवारों को धन के अभाव में तकलीफ पा रहे हैं। आवश्यकता ये है कि स्वाभिमानी समाज के उस सदस्य तक हमारा कार्यकर्ता संपर्क करे, उसकी पीड़ा को समझे। अगर उससे बच्चे के एजुकेशन की व्यवस्था करनी है तो समाज के ट्रस्टों के द्वारा या स्थानीय लेवल पर जो भामाशाह है उनके सहयोग से वो इंतज़ाम करें। इन सालों में हेल्थ में उपचार के लिए कॉस्टली हो गया है सारा काम, उसके लिए भी महासभा ने ट्रस्ट बना रखा है, मगर आवश्यकता है स्थानीय लेवल पर भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्कीम को भी हर ऐसे परिवार तक फैलाने की आवश्यकता है जहां 5 लाख 7 लाख तक का इलाज गवर्नमेंट के फंड से होता है। हमको समझना चाहिए कि ये सारा फंड भी हमारा है। एक नए क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि युवाओं ने ध्यान देना चाहिए। हार्दिक जी, आपके माध्यम से कई बार कई मंचों से मैं युवाओं के लिए बात कहता हूं कि अभी भी हमारा इतना सारा टैलेंट का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। पिछले सप्ताह ही बीकानेर में महासभा की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने इस बात को कहा कि देश के स्टॉक एक्सचेंज में जो 500 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां हैं, फर्स्ट 500 कंपनियों में 100 कंपनियों में माहेश्वरी समाज का CFO कार्यरत है। ये कोई छोटी बात नहीं है और हम सभी इसी बात को जानते हैं कि एक चीज़ में, अकाउंटेबिलिटी में माहेश्वरी समाज के जीन्स विशिष्ट है। और यही कारण है, चाहे मेट्रो हो, चाहे 2 टायर सिटीज़ हो, 3 टायर सिटीज़ हो, आप किसी भी शहर में कहीं भी अगर पूछ लेंगे कि इस शहर में बेस्ट CA कौन से हैं, तो अगर 10 नाम आपके पास में आएंगे तो 5 से 7 नाम माहेश्वरी समाज के आएंगे। ये हमारे अकाउंटेबिलिटी के स्पेशल जीन्स हमारे इसमें। आप देखेंगे अन्य आयोजन में भी राजनीतिक पार्टी भी हर पद किसी को दे देगी। धार्मिक गुरुओं के बड़े आयोजन होते हैं, आजकल कथा वगैरह के आयोजन में भी करोड़ों का खर्च होता है। सारी जवाबदारी दूसरे समाज के कार्यकर्ता को मिल जाती है, मगर अर्थ मंत्री की जवाबदारी या कोषाध्यक्ष की जवाबदारी वो भी किसी माहेश्वरी को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माहेश्वरी के हाथ में हमारा धन सुरक्षित है और हिसाब किताब भी बराबर रहेगा। तो अकाउंट्स के प्रति जो माहेश्वरी समाज की सजगता है, अगर हमारा युवा संगठन अपने माध्यम से ये 100 CEO को, CFO को अगर समाज से जोड़े, उनकी भी आवश्यकता है समाज से जुड़ने की, और अगर 100 CFO 500 टॉप इंडस्ट्री के हमारे कार्यक्रमों में आकर कैसे उद्योग आगे लगाना चाहिए, कौन से उद्योग में क्या ज़रूरत है, एक कांटेक्ट का माध्यम अगर युवा संगठन बने, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में समाज की एक बहुत बड़ी सेवा होगी।
एक उद्योग जिसका उल्लेख किया था मैंने बीकानेर में भी, सीमेंट इंडस्ट्री। आज सीमेंट इंडस्ट्री पे पूरे देश भर में एक बड़ी इंडस्ट्री है। जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर देश में फैल रहा है, सीमेंट और स्टील उसकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रमुख इंडस्ट्री है, हमेशा के लिए चलने वाला व्यापार है। मगर आज हमारा सौभाग्य है देश में कि अल्ट्राटेक हो, श्री सीमेंट हो, जो देश की नामी सीमेंट कंपनियां हैं वो माहेश्वरी की है। और बाकी जो सीमेंट कंपनियां हैं, जैसे अभी अडानी ग्रुप ने बाकी सीमेंट कंपनियां ले ली, तो उनका CFO माहेश्वरी है। या तो सीमेंट कंपनी माहेश्वरी है या उसका CFO माहेश्वरी है। इसलिए पूरे सीमेंट इंडस्ट्री पर देश में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर कब्जा है तो माहेश्वरियों का है। आवश्यकता है कि ऐसे सारे CFS को, माहेश्वरी समाज का ये जो क्वालिटी के लोग हैं, इनको समाज के मंचों पे लाना चाहिए। और इसीलिए कई बार जो ये महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम होता है, गौरव के कार्यक्रम होते हैं, कई बार कई प्रश्न हमारे युवा लोग करते हैं, कई समाज बंधु करते हैं कि सभापति जी बहुत सारा समय उनके स्वागत सत्कार में खर्च किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये खर्च नहीं किया जाता, इसे इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। जिस एक व्यक्तित्व का स्वागत मंच पर होता है, उस व्यक्तित्व के स्वागत से, उस व्यक्तित्व को देखकर सैकड़ों लोग मोटिवेट होते हैं। आज हमारी बच्ची जिसने समुद्र लांगा, बीकानेर में एक नवीन बिनानी जिसने अब हिमालय लांगने का, मई में हिमालय लांग रहा है, वो हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिख रहा इन सालों में। पहले तो व्यापार और उद्योग, धर्मशालाओं, माहेश्वरी भवन बनाने में माहेश्वरी समाज का नाम लिया जाता था, मगर आज तो युवा कहीं कराटे में जीत के आ रहा है। कल की पत्रिका में आपने पढ़ा होगा कि जूनियर्स की चेस कंपटीशन हुई स्कूल लेवल पे, उसमें पूरे देश में पहले 4 में हमारे माहेश्वरी बच्चे उसमें आए हैं करके। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है खेलकूद में भी, और खेलकूद भी ऐसे ऐसे खेलकूद जो कभी माहेश्वरी समाज के खेलकूद में जिनकी गिनती नहीं होती थी, उसमें हमारे बच्चे कमाल दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अभी एक बच्ची को जिसको ABMM माहेश्वरी रिलीफ, ऐसी सारी प्रतिभाओं को युवा संगठन और ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन, जिनको भी ऐसे फंड्स की आवश्यकता होती है, हम देते हैं। एक लॉन टेनिस में इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि लॉन टेनिस जिसमें ताकत लगती है, एक वेजिटेरियन समाज की माहेश्वरी लड़की अंडर 18 में इंडिया में रैंकिंग पे है, सीजन 2। और क्योंकि टेनिस एक खर्चालू गेम है, इसलिए ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन हर महीने उस बच्ची को 20,000 का सहयोग करता है। माँ रत्नी देवी काबरा महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भी अभी 2 लाख रुपए की राशि हमने उनको दिलाई। तो आवश्यकता है ऐसे सारे युवाओं, प्रतिभाओं को, सिर्फ एकेडमिक रूप में तो माहेश्वरी समाज में शुरू से प्रतिभा थी, मगर अन्य क्षेत्रों में भी जो प्रतिभा है उनको आगे लाने की आवश्यकता है। राधे श्याम जी को याद होगा जब मैं अखिल भारतीय युवा संगठन का अध्यक्ष था, वो मेरे साथ मेरी कार्य समिति में थे, तब भी एक सपना हार्दिक जी में देखा करता था कि देश का नेतृत्व माहेश्वरी समाज के हाथों में रहना चाहिए। मगर राजनीति के कारण, इस देश में जिस तरह की जातीय राजनीति होती है, उसके कारण वो संभव नहीं था। तो दूसरा मार्ग जो हमारे हाथ में था वो सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम देश का नेतृत्व कर सकते थे। तो अखिल भारतीय युवा संगठन के समय से मेरा यह सपना था कि माहेश्वरी सिविल सर्विसेज में आवे, प्रमुखता से ब्यूरोक्रेट बने, क्योंकि एक इंटेग्रिटी का, ईमानदार और विजनरी समाज का युवा अगर सिविल सर्विसेज में आएगा तो हमारे देश का बहुत तेज़ी से विकास होगा, ये मैं तब समझता था। मगर समाज की चाल जो है वो बहुत धीरे धीरे है। युवा संगठन के अध्यक्ष के नाते ये यात्रा पूरी करते करते जब महासभा का सभापति बना, तब ये सपना पूरा करने के स्टेप उठा पाए। और आज दिल्ली में युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी महासभा के 2 हॉस्टल हैं। लास्ट ईयर दरक जी वहाँ बैठे हैं, आंकड़ों के साथ बताते रहते हैं कि 4 युवाओं ने पिछली बार सिविल सर्विसेज के माहेश्वरी समाज ने पहली बार 1 साल में सफलता प्राप्त की। इस बार हमारे 18 बच्चे प्रीलिम में अपीयर हुए और 8 बच्चे अब इंटरव्यू के लिए आमंत्रित हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से वो सफल होंगे और इस साल हमारा ये आंकड़ा 8 का होगा करके 18 बच्चे अपीयर हुए थे। ठीक है ना आंकड़ा दरक जी? 13
अच्छा, 13 मेन के लिए क्लियर हुए, थोड़ा सुधार ले, मेरे पास 8 का ही आंकड़ा था। तो 13 अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो निश्चित रूप से पिछले साल से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट समाज को अपनी सेवा के लिए इस वर्ष देगा। तो ऐसे नए नए क्षेत्र ढूंढ के विजनरी लोगों के संपर्क से आने वाले समय में युवाओं को आगे बढ़ाने के सारे प्रयत्न करना चाहिए। अनेक जगह ये शिकायत जरूर समाज में आती है कि युवा समाज से नहीं जुड़ रहा। हमको इस प्रश्नों को भी समझना चाहिए। आज से 25 से 50 साल पहले समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली थी। हर परिवार में 4 बच्चे हुआ करते थे। तो एक बच्चा अगर शादी में गया हुआ है तो दूसरा मोखान जा सकता था, तीसरा व्यापार उद्योग खोल सकता था, और चौथा भी अगर ट्रेड फेयर या सम्मेलन आयोजित है तो वहाँ उपस्थिति दर्ज करा सकता था। मगर इन सालों में अब एकल परिवार के कारण हमारे उसी युवा पर अपना व्यापार उद्योग के चपरासी से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक की जवाबदारी है, और सरकार के 7 टैक्सेशन की तरफ ध्यान देने की भी जवाबदारी है, बच्चों के तरफ ध्यान देने की भी जवाबदारी है। क्योंकि आज बच्चे भी पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। हमारे समय में नहीं लगता राधे श्याम जी आपने और हमने कभी हमारे एजुकेशन के लिए, खैर आपने तो बहुत बोलना चाहिए प्राउडली मन से राधे श्याम जी इस बात को कबूल करते हैं कि मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, मगर मैं इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो मुझे कभी याद नहीं है कि पढ़ाई के लिए घर में कभी माता पिता को कहना पड़ता था। मगर आज तो जब बोर्ड के एग्ज़ाम चलते, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि एक बोर्ड के सेंटर के सामने से मेरी गाड़ी जब निकली तो मैंने देखा कि बहुत गाड़ियाँ खड़ी है, और जब पास गया तो देखा कि सारी गाड़ियों के एसी भी चालू है और उसमें माता पिता बैठे उन गाड़ियों के। एक परिचित को सुरेश जी मैंने पूछा, डॉक्टर जवर साहब, तो बहुत आश्चर्यजनक बात आई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों गाड़ी में एसी चालू करके यहाँ बैठे हो? तो बोले क्या बताएं अंकल, बहुत टेंशन में है, बच्चा अंदर एग्ज़ाम दे रहा है, बच्चा अंदर एग्ज़ाम दे रहा है, माँ बाप एसी चालू करके बाहर चिंता कर रहे हैं। इतना पर्सनलाइज्ड बच्चों के एक्सपेक्टेशन उस तरह के हो गए। और जहाँ हमारे ज़माने में 5-7 बच्चे हुआ करते थे, बच्चे ही भी आपस में लड़ के एक दूसरे से सब कुछ सीख लेते थे, आज पेरेंट्स को बच्चों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो उस समय निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के ऊपर परिवार की जवाबदारी, व्यापार की जवाबदारी, समाज में रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में उपस्थित होने की जवाबदारी में उनका समय बढ़ गया है। इसलिए वो समाज के लिए क्वालिटी का समय नहीं दे सकता। और इसीलिए बंसाली जी और उनकी सारी टीम का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि एक महाराष्ट्र में हमारे सत्कार समारोह का बहुत जोर होता है राधे श्याम जी। हर कार्यक्रम में बंसाली जी को, इनके पूर्व अध्यक्षों को भी सबको लगता था, मधु जी वहाँ बैठे हैं और भी अध्यक्ष होंगे, कि जब तक बड़े कार्यक्रम में आधी 1 घंटा ढोल नहीं बजाए, सत्कार नहीं किया मंच पे, तो कुछ नहीं किया। और मुझे कई बार लगता है कि यहीं से युवा हमारे कार्यक्रमों से अलग होते हैं। जब उसको लगता है कि मेरा 1 घंटा सिर्फ ढोल बजाने में और राम श्याम का सत्कार कर रहा है, श्याम राम का सत्कार कर रहा है, अगर ये सत्कार भी वास्तविक रूप से ठीक होते तो शायद हमारा युवा ग्राह्य कर लेता। वो 15 दिन बाद में देखता है पुरुषोत्तम जी राम श्याम की टांग खींच रहा है, श्याम हरि की टांग खींच रहा है, तो युवा को लगता है कि ये क्या चल रहा है करके। तो ये सत्कार कार्यक्रमों से समाज को दूर करिए। क्वालिटी का समय समाज के पास में बहुत कम है और हमारे युवाओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारा हर कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि युवा को लगे कि मैं इस कार्यक्रम से कुछ सीख के आया, क्योंकि ये बनियाई समाज है। कार्यक्रम में बैठा भी रहता है सुरेश जी, तो उसके मन में हमेशा रहता है काई मिलियो, क्योंकि यहाँ से जाके उसको बाप को जवाब देना है, बेटे को जवाब देना है, पत्नी को जवाब देना है, बहुएं आई है तो सास को जवाब देना है, सासुएं आई है तो बहुरानी को जवाब देना है कि काई मिलियो। अब हमारे राजनीतिक क्षेत्र के, सहकारी क्षेत्र के, माफ़ करें मुझे, सहकारी क्षेत्र के कार्यक्रम तो नहीं है कि यहाँ से उतरें और बुल्डाना अर्बन का चपरासी एक लिफाफा पकड़ावे, TADA का लिफाफा पकड़ावे कि हाँ यो मिलियो, घरे जाकर के सका करके। यहाँ से तो कोई विचार, कोई श्याम, कोई राधे श्याम, कोई मधुसूदन, कोई एक ऐसा विचार दे देगा
जो आने वाले समय में हमारे परिवार का, हमारे व्यापार का, हमारी संस्थाओं का रूप बदल सकता है। इसीलिए समय समय पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। सारे भामाशाह, राठी जी हैं, सोनी जी बैठे हैं जिन्होंने जगह उपलब्ध कराई, और भी जितने भामाशाह हैं, आपसे हमेशा समाज की अपेक्षा रहेगी कि जब भी हमारे समाज के कार्यकर्ता, महिला संगठन है, युवा संगठन है, सभा ऐसे कार्यक्रमों के लिए आगे आती है तो आप भी बढ़ चढ़ के लिए, आपने तो लिया ही है, करके जालना का ये सारा कार्यक्रम सफलता से आयोजित हुआ है, मगर किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई भी कार्यकर्ता आपके पास पहुँचे, आपने अपने बल से, अपनी होशियारी से, अपनी मेहनत से वो मुकाम पाया है कि अब आपकी ज़्यादा जवाबदारी बनती है कि समाज के कार्यक्रमों में योगदान दें, और उन कार्यक्रमों को आयोजित इस ढंग से करना चाहिए कि हर कार्यक्रम से 100 कम से कम बच्चे ऐसे किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का ही क्षेत्र क्यों नहीं हो, क्योंकि देश में इन सालों में सुरेश जी एक फ़र्क आ गया। आप तो जब राजनीति कर रहे थे और अभी राजनीति कर रहे थे, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था। आपने अगर राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाई है तो अपनी व्यक्तिगत योग्यता के कारण पाई है, वरना राजनीति में सफलता एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति को बहुत कठिन काम है। राधेश्याम जी ने भी वो टेस्ट चखा है कि इनके जैसे आदमी को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी उस क्षेत्र में। मगर मुझे लगता है कि अब देश में एक ऐसा ज़माना आ गया जहाँ क्वालिटी की पूछ हो रही है, और इसी समय में हमारे युवाओं को अगर सर्विस में भी आना है तो ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्विसेज की सफलता प्राप्त करके ऐसे समय में आना चाहिए। देश में एक वातावरण देख रहा हूँ कि देश में जब लोकसभा में अनुशासन लाने की आवश्यकता पड़ी तो माहेश्वरी समाज के 2 सदस्य होते हुए ओम जी बिरला को स्पीकर बनाया गया। जब देश की बॉर्डर पर तकलीफ आई तो बीएसएफ का चेयरमैन माहेश्वरी समाज के आनंद स्वरूप माहेश्वरी को बनाया गया। जब कश्मीर में धारा 370 लगाई गई तो हमारे समाज के शालीन काबरा को जम्मू एंड कश्मीर का होम सेक्रेटरी बनाया गया। और अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल, नागपुर से 11 तारीख को पिछले महीने की वंदे भारत ट्रेन शुरू करने प्रधानमंत्री जी नागपुर आए। सेंट्रल रेलवे के जीएम अनिल जी लाहौटी पे उनकी नज़र पड़ी होगी और उनको लगा कि एक तपस्वी समाज का, इंटीग्रिटी समाज का ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है। जाते से ही दिल्ली में 4 दिन में उनको रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाया और अगले 4 दिन में देश के ब्यूरोक्रेट के सबसे प्रमुख स्थान रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अनिल लाहौटी जी को बनाया। 8 दिन में जीएम से रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनने का प्रमोशन की हिस्ट्री किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं हो सकती। यह अगर हो सकती है तो क्वालिटी के माहेश्वरी समाज के, इंटीग्रिटी के माहेश्वरी समाज के लिए, जो हर समय राष्ट्र के लिए सोचता है, ऐसे समाज के ब्यूरोक्रेट की ही हो सकती है। तो अब जब क्वालिटी के लोगों का देश में पूछ बढ़ने लगी है और जो हमारा क्वालिटी का समाज है, टेक्नोलॉजी को उपयोग करने वाला समाज है, आने वाले समय में इस समाज की पूछ, इस समाज के युवाओं की पूछ देश भर में होने वाली है। तो आवश्यकता यह है कि संगठित समाज रहकर विभिन्न स्तरों पर ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। आज का कार्यक्रम उद्योग और व्यापार से रखने की बात है। परसों बंसाली जी की सोच है कि समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याएं जो है, जिसके कारण हमारी उन्नति में आने वाले समय में समाज कहीं पिछड़ नहीं जाए, तो परसों दोपहर को हम सब लोगों को बड़ी तादाद में एकत्रित होकर समाज के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके चिंतन पर हमको विचार करना है। मैं आयोजकों का, दाड़ जी, सत्यनारायण जी, सारडा, आपके नेतृत्व में जिस ढंग से यहाँ का आयोजन किया गया, विभिन्न विषयों पर करीब 25 आपने स्पीकर्स बुलाए हैं, क्वालिफाइड देश भर के टैलेंटेड स्पीकर माहेश्वरी समाज को यहाँ मोटिवेट करने के लिए उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है और ऐसे कदम जब भी मिले ऐसे कार्यक्रम किए ही जाने चाहिए, जिससे घर जाते समय हमारा युवा, हमारी युवा बहन जो सीख के जाए वो अपनी गांठ पे बांध के ले जाए और घर पे जिन लोगों को जवाब देना है उनको इस तरह का जवाब दे सके कि हाँ, आज मैं
उनसे ये सीख के आई और उस सीख का अपने जीवन में अपने समाज के लिए उपयोग करे और इस माहेश्वरी समाज की विकास की स्टोरी ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से आगे चलती रहे। मुझे विश्वास है परसों के कार्यक्रम में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनको हम लोगों ने निमंत्रण किया, उन्होंने स्वीकार किया। निश्चित रूप के उनके कार्यक्रम में कुछ फेरबदल हुआ है, मगर फिर भी वो यहाँ आएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है देश का नेतृत्व तो यहाँ आकर देखे कि माहेश्वरी समाज कितना संगठित है, कितना अनुशासित है। उसका एक झलक उन्होंने जोधपुर के अधिवेशन से देखी थी। मुझे याद है कि देवेंद्र जी के पास जब मैं होता हूँ और जब किसी से मेरा वो परिचय कराते हैं तो श्याम जी सोनी नागपुर बोल के नहीं कराते, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का सभापति करके नहीं कराते, वो उसके आगे कराते हैं कि इनके समाज का एक अधिवेशन जोधपुर में हुआ था जहां 50,000 लोग जिस तरह से अनुशासित के रूप सिपाही के रूप में उपस्थित थे। तो हमारे हर आयोजन में हमारी उपस्थिति, हमारी एकजुटता, हमारा अनुशासन हर किसी का ध्यान खींच सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये 2 दिन के आयोजन में जितने भी स्पीकर हैं उनकी स्पीचों को आप सुने, अपने जीवन में उन सारी बातों को ग्रहित करें और सारे लोग यहाँ से ये सीख लेकर जाएं कि माहेश्वरी समाज एक संगठित समाज है, अनुशासित समाज है और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ विशेष करना चाहता है। मैं इस मंच से जिन उद्योजकों ने भी अपने स्टॉल लगाकर हमारे इस आयोजन को सफल होने में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ। पुनः जालना की टीम के लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय महेश।